तब तक ऐसा ही होगा। मेटाफिजिकल पोइट्स वो पोइट्स थे जिन्होंने अपनी पोइट्री में अपनी लर्निंग शो की है। वो खुद बहुत पढ़े लिखे थे, साइंस और जियोग्राफी के अच्छा नॉलेज था उनको, हर तरह का नॉलेज था। तो उन पोइट्स ने अपनी पोइट्री में अपनी लर्निंग को बहुत अच्छे से शो किया है, इसलिए आम आदमी के लिए वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। दूसरा, उन्होंने फार फेच्ड सिमिलीज यूज़ की हैं, कंसीट जिसको बोलते हैं, ऐसी ऐसी तुलनाएं की हैं जो थोड़ा असंगत सी लगती है और थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आती है। तीसरा, उसका जो फेमस पोइट था मेटाफिजिकल पोइट्री का, वो कौन था जिसको लीडर कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्स का? जॉन डन। ये जॉन डन की लिखी हुई पोइम है और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का। इसमें आपको वो सारी विशेषताएं मिलेंगी जो मेटाफिजिकल पोइट्स में होती थी। हाँ, ये रिलीजियस पोइम नहीं है, ज़्यादातर उन्होंने रिलीजियस टॉपिक्स पे लिखे थे, ये पोइम रिलीजियस पोइम नहीं है। तो इस पोइम में, ये लव पोइम है। तो पढ़ते हैं स्टेंजा वाइज बाय जॉन डन। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। इन 4 लाइनों में जॉन डन ने ऐसी ऐसी बातें हमें बताई हैं जो असंभव है कि ये चीज़ें करके दिखाओ। एक फॉलिंग स्टार को पकड़ के दिखाओ, इम्पॉसिबल। फॉलिंग स्टार होता है गिरता हुआ तारा, जिसको देख करके हम दुआ मांगते हैं, है ना, अंधविश्वास है ना ये कि उसको देख के कुछ मांगेंगे तो मिल जाएगा। वो कहता है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, एक टूटते हुए तारे को पकड़ो, नहीं पकड़ सकते। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक एक ऐसा पौधा होता है, एक पेड़ होता है जिसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें ऐसे लगती है जैसे कोई शिशु हो, उन जड़ों की आकृति ऐसी होती है जैसे कि कोई इन्फेंट हो, बच्चा हो। तो वो कहता है कि मैंड्रेक रूट से एक बच्चा ले लो, ले सकते हो तो, क्योंकि बच्चे जैसा दिखता तो है लेकिन वो तो जड़ है, इम्पॉसिबल। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, या मुझे ये बताओ कि अब बीता हुआ समय कहाँ गया, बता सकते हो? नहीं, वो तो गया, कोई वापस ला ही नहीं सकता। कहने का मतलब वापस ला दो, कहाँ गए ये बता दो। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, और शैतान के पैरों को किसने 2 भागों में बांटा। क्लेफ्ट का मतलब होता है 2 भागों में बांट देना। माना जाता है कि शैतान के जो पैर होते हैं ना, अपने जैसे नहीं होते, वो पैर होते हैं बस नीचे से 2 ही हिस्से होते हैं पैर के, 2 ही उंगलियां होती हैं मोटी मोटी, बस ऐसा माना जाता है। हर कल्चर में अलग अलग तरह की माइथोलॉजी होती है। कई कहते हैं ना चुड़ैल की टांगे पीछे की ओर होती हैं, आपने सुना होगा। इंग्लिश की आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो यहाँ बात हो रही है डेविल की कि मुझे बताओ डेविल के फुट को, डेविल के पैरों को किसने 2 भागों में बांटा। तो फर्स्ट पैरे में देखो आप, ऐसी ऐसी 4 चीज़ों के बारे में उसने बोला है जो इम्पॉसिबल हैं। आगे जाके आपको पता लगेगा कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। पहली इम्पॉसिबल टास्क क्या था? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो, नहीं पकड़ सकते हम। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक एक वृक्ष होता है जिसकी जड़ जो है वो एक बच्चे की तरह होती है, उसकी आकृति, तो उससे वो बच्चे जैसी दिखती है, होता नहीं है बच्चा। तो वो कहता है कि उससे बच्चा लेके दिखाओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और मुझे बताओ कि बाकी के साल, ये जो बीता हुआ समय है, ये कहाँ चला गया। ये भी इम्पॉसिबल है, हम नहीं बता सकते कहाँ चला गया। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, या शैतान के पैर को 2 भागों में किसने बांटा, किसने क्लीव किया, किसने चीरा उसको। क्लीव का मतलब चीरा लगाना होता है, फाड़ देना, 2 फाड़ कर देना। तो चारों इम्पॉसिबल टास्क है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, आगे फिर से इम्पॉसिबल चीज़ें बता रहा है, ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मुझे सिखाओ कि मरमेड्स किस तरह से सिंग करती है, मरमेड्स का गाना सुनना सिखाओ मुझे। मरमेड्स होती जल परी,
हमारी माइथोलॉजी में नहीं है, उस माइथोलॉजी में, क्रिश्चियन लोगों की माइथोलॉजी में एक ऐसी प्राणी होती है, एक औरत होती है, जल में रहती है, आधा हिस्सा उसका मछली का होता है, आधा हिस्सा इंसान का होता है। और ऐसा माना जाता है कि वो जब गाती हैं तो इतना ज़्यादा सम्मोहन होता है कि आदमी खिंचा चला जाता है उसकी ओर, अपने आप को रोक ही नहीं सकता है। और ये एक स्टोरी में से लिया गया है, ये एल्यूज़न है, ये फुल ऑफ एल्यूज़न है ये सारी पोएम। एल्यूज़न का मतलब किसी और चीज़ का संदर्भ दे देना, किसी और वर्क को, किसी और बुक को, किसी और किसी भी और चीज़ को, माइथोलॉजी को, या कोई किसी भी चीज़ से कोई और संदर्भ दे देना। जैसे इसमें संदर्भ ही संदर्भ है सारे, एल्यूज़न ही एल्यूज़न है। मैंड्रेक रूट का एल्यूज़न है, तो हमें पता होना चाहिए कि मैंड्रेक रूट होती क्या है। डेविल के बारे में पता होना चाहिए। अब मरमेड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे हिंदी में अगर हम ये कहते हैं कि ये उसका पैर तो अंगद के पाँव की तरह जम गया, या हम कहते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा है तुम्हारी, इससे आगे मत जाओ, तो ये लक्ष्मण रेखा किसको एल्यूड कर रही है? रामायण को। इसको एल्यूजन कहते हैं, रामायण का एल्यूजन आ गया यहाँ, क्योंकि लक्ष्मण का जिक्र कहाँ होता है? रामायण में होता है। अंगद के पैर का जिक्र आ जाता है तो भी रामायण का ही है ना। महाभारत से भी हम कभी दे देते हैं, कई बार फिल्मों से भी एल्यूजन दे देते हैं कि ये आदमी तो हमारे कॉलेज का गब्बर सिंह है। अगर कोई आदमी क्रूर है मान लो, हम तो कहते हैं गब्बर सिंह है। अब हमें पता होना चाहिए गब्बर सिंह है कौन एक्चुअल में, क्या पता। हाँ, वो शोले फिल्म का एक डाकू था, बहुत ही फेमस है शोले फिल्म, तो उसमें से दे देते हैं कई बार। इसने भी बहुत सारी चीज़ों का ये एल्यूजन दिया है। तो मरमेड्स एक एल्यूजन है। होमर की एक बुक है इलियड, उसके अंदर एक सेलर होता है यूलिसिस, वो युद्ध जीत के घर जा रहा होता है वापस, तो रास्ते में एक समुद्र आता है, उस समुद्र में बहुत सारी मरमेड्स होती हैं। तो उन मरमेड्स का गाना इतना मोहक होता है, मनमोहक होता है कि वो सेलर्स को रोक देता है, अपने पथ से वापस बुला लेती है। तो यूलिसिस उनको कहता है, उनका लीडर कहता है कि अपने कानों में मोम डाल लो, अपने कानों को अच्छे से बंद कर लो, ये गाना तुम्हें सुनना नहीं चाहिए। अगर ये गाना तुम्हें सुन गया तो तुम सारे के सारे यहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनका गाना इतना ज़्यादा सम्मोहक होता है, मनमोहक होता है। तो यहाँ वो मरमेड्स का बोलता है कि मुझे सिखाओ मरमेड्स की सिंगिंग को कैसे सुना जाता है, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है, बहुत ही मुश्किल टास्क है। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, एक और इम्पॉसिबल टास्क बताया कि या मुझे ये बताओ कि एनवी की स्टिंगिंग से कैसे बचा जा सकता है। एनवी क्या होती है? ईर्ष्या। स्टिंगिंग होता है डंक। हाँ, माना यह जाता है कि हर इंसान में ईर्ष्या होती ही होती है, उसको किसी भी तरीके से दूर नहीं किया जा सकता। तो वो कहता है कि मुझे या तो ये बता दो कि एनवी की स्टिंगिंग से कैसे बचा जाए। तो कवि का मतलब ये है कि एनवी से बचना बहुत ही मुश्किल है, हमारे स्वभाव में ही होती है ये जलन, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से ईर्ष्या। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, या फिर मुझे उस हवा के बारे में बता दो जो किसी को ईमानदार बना दे। यानी ऐसी हवा मुझे बता दो जो किसी व्यक्ति को ईमानदार बनने में मदद करे। तो ये पहले पैरे में 4 लाइनें जो थी, 4 इम्पॉसिबल टास्क थे, आगे भी 4 इम्पॉसिबल टास्क हैं। अब आपको आगे जाके पता लगेगा कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, एडवांस का मतलब आगे बढ़ाना। तो इस पूरी लाइन का जो मतलब है, सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि किस तरह से ऑनेस्ट माइंड को बनाया जा सकता है, सर्व किया जा सकता है उसको आगे बढ़ने में। तो इसका भावार्थ ये निकलता है कि कोई हवा ऐसी होगी जिस हवा को देख कर, जिस हवा को फील करके आदमी ईमानदार बन जाए, ऐसी कोई हवा नहीं होती है। आगे और इम्पॉसिबल चीज़ें ही होंगी लगातार इसमें। इफ दाउ बीस्ट बर्न टू स्ट्रेंज साइट्स थिंग्स इनविजिबल टू सी, अगर तुम, रीडर को बोलता है कि अगर तुम ऐसी शक्ति के साथ पैदा हुए हो जो इनविजिबल चीज़ों को देख सकता है, अगर तुम हुए होते, ये कह रहा है, अगर तुम्हारे पास ये पावर होती कि तुम अदृश्य चीज़ों को भी देख सकते। अदृश्य चीज़ें बहुत सारी होती हैं, हवा होगी जैसे, इस तरह की चीज़ों को अगर देखने की ताकत भी तुम में होती। राइड 10,000 days and nights टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, और अगर तुम राइड करते 10,000 सालों तक, दिन और रात घोड़े पर सवार होकर राइड करते,
दौड़ते घूमते और तब तक घूमते रहते जब तक कि तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद ना हो जाते। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, कि जब तक एज यानी उम्र तुम्हारे बालों को सफ़ेद ना कर देती। यानी तुम जिंदगी भर 10,000 सालों तक अगर तलाश करते रहते, घूमते रहते, तो भी क्या होता? दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल्ड टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर। अब आता है वो मुद्दे की बात पे कि अगर तुम इतना घूमते कि तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद हो जाते और तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियाँ भी होती कि तुम इनविजिबल चीज़ों को भी देख पाते, इतनी आंखें तेज़ होती तुम्हारी, फिर भी तुम घूम फिर के आते मेरे पास बुढ़े होके, तो तुम आके मुझे ये बताते कि तुमने बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें देखी, अजीब से अजीब चीज़ें देखी तुमने, लेकिन इस बात को तो तुम कसम खा के कह देते कि तुमने कोई भी एक ट्रू और फेयर वुमन नहीं देखी। एक ट्रू और फेयर यानी सुंदर और सच्ची स्त्री तुमने देखी, तुम ये नहीं कह सकते थे। अब आया मुद्दे पे वो ये कह रहा है कि अगर तुम, अब शुरू से आ जाओ, भले ही तुम एक फॉलिंग स्टार पकड़ लो, भले ही तुम बच्चा ले लो मैट्रिक रूट से जो कि इम्पॉसिबल है, भले ही तुम ये पता लगा लो कि किसने डेविल के शैतान के पैर को 2 भागों में बांट दिया, तुम हो सकता है मुझे मरमेड्स की सिंगिंग सिखा दो जो कि इम्पॉसिबल टास्क है, या तुम मुझे ये बता दो कि जलन कैसे दूर की जा सकती है इंसान के नेचर से, तुम ये भी बता सकते हो कि कौन सी हवा बंदे को ईमानदार बना देती है, और तुम में अगर इतनी ताकत होती कि तुम अदृश्य चीज़ों को भी देख लेते, और तुम हो सकता है कि 10,000 सालों तक किसी चीज़ की सर्च भी करने की क्षमता होती और तब तक ढूंढ सकते जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाते, फिर भी तुम अगर घूम फिर कर मेरे पास आते तो तुम मुझे ये बताते कि तुमने अजीब से अजीब चीज़ें देखी, हैरान से हैरान करने वाली चीज़ देख ली, लेकिन एक सुंदर और वफादार औरत तुम्हें नहीं मिलेगी। इफ़ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट। अगर तुम्हें मिल भी जाती, इफ़ दाउ फाइंड्स वन, अगर तुम्हें ऐसी कोई औरत मिल जाती तो तुम मुझे बताते, लेट मी नो, मैं वो पिलग्रिमेज करूँगा, भले ही वो औरत कितनी भी दूर हो, मैं उसको देखने के लिए एक तीर्थ यात्रा करूँगा। उस यात्रा को क्या बोल रहा है वो? तीर्थ यात्रा। वो उसके लिए बहुत ही एक ज़रूरी यात्रा हो जाएगी फिर कि अरे भाई ऐसी कोई औरत होती है क्या जो सुंदर है और वफादार भी है, तो वो पिलग्रिमेज बड़ी स्वीट होगी मेरे लिए, वो जो तीर्थ यात्रा है वो बड़ी अच्छी होगी। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। वो कहता मैं नहीं जाऊँगा, अगर तुम मुझे बोल भी दो ऐसी औरत है, वो तीर्थ यात्रा होगी मेरे लिए, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा होगी। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, परंतु मैं नहीं जाऊँगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, और भले ही वो अगले ही दरवाजे पर ही हो, दूर ना हो भले ही, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, भी हो सकता है वो अगले दरवाजे पे ही हो, यानी बिल्कुल ही पास में हो, मेरे पास घर ही हो उसका भले ही। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, हो सकता है कि जब तुम उससे मिले वो ट्रू थी, हो सकता है कि जब तुम उसे मिले तब वो वफादार थी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तक तुमने वो मेरा पत्र लिखा मुझे बताने के लिए कि ये औरत है ऐसी, तब तक रही होगी वो। येट शी विल बी फॉल्स एर आई कम, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो फॉल्स हो चुकी होगी, और एक के लिए नहीं, टू 2 और 3, 2 या 3 को धोखा दे चुकी होगी। ठीक है, ये इतनी पॉइंट। अब इसको आपको पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है ना, जब किसी को कोई धोखा दे देता है तो उसको ये लगता है कि सारा जहान ही झूठा है, सब झूठे हैं, सब बेकार हैं, सब कायर हैं, सब मक्कार हैं, सब धोखेबाज हैं। होता है ऐसा। आपको अगर कोई व्यक्ति धोखा दे दे जिस पर आपने बहुत अच्छा विश्वास किया हो,
तो आप सभी पूरी मानव जाति को कोसते हो, है ना। आपने देखा भी होगा बहुत सारी फिल्मों में, नाटकों में, जिस आदमी का दिल टूट जाता है, जो आदमी धोखा खा जाता है एक बार, तो फिर हर किसी की वो बुराई करता है लोग। तो ये कोई जनरल ट्रुथ नहीं है, कभी ने ये नहीं वास्तव में नहीं कहा कि सारी औरतें खराब हैं। ये उसने उस टाइम लिखी है जिस टाइम उसको उसकी प्रेमिका ने धोखा दे दिया। अब जब उसने धोखा दे दिया तो उसके ये दिल के उद्गार हैं कि सारी औरतें ही ऐसी होती हैं। तो ऐसा नहीं मान लेना है कि ये कवि के वो ख्याल है जिनको वो यूनिवर्सल ट्रुथ मान रहा हुआ। ये एक मोमेंटरी इमोशनल धारा है, ये एक मतलब एक भावावेग में आकर के, इम्पल्स में आकर के लिखा हुआ एक पोइम है। और ये पोइम फेमस इसलिए है क्योंकि इस पोइम में ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे ऐसे तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहा उसने औरत की बेवफाई को। तो ये पढ़ने में उस हिसाब से आनंददायक है। तो इसको ना तो आपको उस पोइट के विचार माने, क्योंकि तो पोइट बाद में बहुत रिलीजियस हो गया था। जॉन डन जो था, मेटाफिजिकल पोइट बोलते हैं इसको। आगे इसने बहुत अच्छी अच्छी रिलीजियस पोइम्स लिखी थी। ये इसकी लव पोइम में से एक है। ओके, तो ना तो इसकी आलोचना करनी है पोइट की भी, वो बेकार था ऐसा कुछ नहीं है। आप इसकी बाकी पोइम्स पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी इसने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है। बहुत हैं, बहुत हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे तो इसने बहुत लिखी है। सिलेबस में आपको आगे मिलेंगी एमए में, अभी तो नहीं होगी। तो अब आप देखो, मैंने बताया था आपको ये मेटाफिजिकल पोइम है और इसमें आपको लगभग सारी खासियत मिलती हैं मेटाफिजिकल की। पढ़ने में थोड़ी हार्ड है ये, क्योंकि इसमें इतने एल्यूजन दिए गए हैं कि उनका हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो मरमेड क्या होते हैं पता होना चाहिए, डेविल के फुट कैसे होते हैं ये पता होने चाहिए, और क्या आया था, मैंड्रेक रूट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो उनको नॉलेज था, ये उन पोइट्स को नॉलेज थी इन चीज़ों की, तो वो इन्होंने अपनी पोइट्री में इसको यूज़ कर लिया। थोड़ा सा एनालिसिस पढ़ लेते हैं नीचे इसका। डीप एनालिसिस ऑफ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार फोर्सेस अस टू पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ लव पोएम्स ऑफ जॉन डन। तो इस पोएम को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? जॉन डन की लव पोएम्स में। इट वॉज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो ये जो पोएम जो थी एक ग्रंथ में, मतलब जब बुक्स आती है ना पोइट्स की, तो उसमें एक पोएम नहीं होती, बहुत सारी सैकड़ों पोएम हो सकती है, 10 20 30 100 एक वॉल्यूम आता है, उसका नाम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स था। आफ्टर द डेथ ऑफ पोइट, और ये उसकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ था। इन द पोएम जॉन डन ओपनली चैलेंजेस हिज रीडर्स। तो इस पोएम में जॉन डन अपने रीडर्स को चैलेंज करता है, चुनौती देता है ना। He has minutely seen the world but leaves its analysis on his reader and asks them to go anywhere in the world and catch a falling star. तो उसने पूरी दुनिया को बड़ा माइन्यूटली देखा है। माइन्यूटली का मतलब बहुत ही बारीकी से उसने दुनिया को देखा है, और अपने रीडर्स पर इस बात को छोड़ देता है कि रीडर्स ही एनालिसिस करें कि कहीं भी जाएं वो, या फिर एक फॉलिंग स्टार को पकड़ें। डन्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमन इज़ नॉट सो गुड। तो इस पोएम में डन का एटीट्यूड औरतों के प्रति अच्छा नहीं है। ही बिलीव्स दैट ब्यूटीफुल विमेन आर मॉरली करप्ट। वो ये सोचता है कि जो सुंदर औरतें होती हैं वो मॉरली करप्ट होती हैं। मॉरली करप्ट होने का मतलब नैतिक रूप से भ्रष्ट होती है, यानी उनका कोई विश्वास नहीं होता। मैनी पीपल हैव द एबिलिटी टू अचीव इम्पॉसिबल टारगेट्स। बहुत सारे लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो इम्पॉसिबल चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। डन चैलेंजेस देम टू। डन उनको भी चैलेंज करता है। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट इवन दोज पर्सनस कैन नॉट फाइंड ए लॉयल वुमन इन द वर्ल्ड। डन कहता है कि वो लोग भी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉसिबल चीज़ें प्राप्त की हैं अपने हार्डवर्क से, अपने टैलेंट से, उनको भी एक लॉयल वुमन नहीं मिल सकती। लॉयल वुमन का मतलब वफादार औरत। फॉलिंग स्टार सिम्बोलाइजेज फॉर ए ट्रू एंड फेथफुल वुमन। यहाँ पर फॉलिंग स्टार एक औरत को भी सिंबलाइज करता है। फॉलिंग स्टार जिसको पकड़ना मुश्किल है, ये नामुमकिन है। वन कैन नॉट कैच ए फॉलिंग स्टार। कोई भी फॉलिंग स्टार को पकड़ नहीं सकता। देयरफॉर ही ऑल्सो कैन नॉट फाइंड ए लॉयल वुमन इन द वर्ल्ड। उसी हिसाब से वो एक लॉयल वुमन भी नहीं पा सकता इस दुनिया में।
फॉर डन इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, डन के लिए यह बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्या मुश्किल टास्क है? हाँ, आप सहमत तो बिल्कुल नहीं होगे नहीं, कोई भी नहीं होगा। आपको इस पोएम को उस वैसे लेना भी नहीं है, आपको इसको एक मोमेंटरी रिएक्शन के रूप में लेना है। किसी का मोमेंटरी रिएक्शन क्या होता है? तो कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हमें ये लगता है कि सारी दुनिया ही खराब है, सारी दुनिया झूठी है। तो उस आवेग में अगर आप कुछ लिख दो, शायरी, कुछ पोइम्स लिख दो या अपने विचार व्यक्त कर दो जो परमानेंट रह जाए, तो ये उसी कैटेगरी की पोइम है। इंट्रोडक्शन टू द पोइट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जॉन डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, लव पोइम्स एंड डिवाइन पोइम्स। जॉन डन ने जो पोइम्स लिखी है वो दो तरह की हैं, लव पोइम्स है और डिवाइन पोइम्स है। इन लव पोइम्स डन टॉक्स अबाउट वुमेन एंड देयर नेचर बट ही डज नॉट ग्लोरीफाई देयर ब्यूटी। लव पोइम्स में वह औरतों के नेचर के बारे में बात करता है लेकिन उनको ग्लोरीफाई नहीं करता है। ग्लोरीफाई करने का मतलब महिमा मंडित करना, ऊंचा चढ़ा देना उनको। वी मेयरली फाइंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इन पोइम्स ऑफ जॉन डन। जॉन डन की पोइम्स में हम ब्यूटी का एप्रिसिएशन पाते हैं। मैनी फॉर्मर पोइट्स यूज टू एक्सेजरेट वुमेन्स अट्रैक्टिवनेस। उससे पहले के कई पोइट्स थे जिन्होंने वुमन की आकर्षक नेचर को एक्सेजरेट किया है। एक्सेजरेट करने का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, अतिशयोक्ति। इट इज़ नॉट द केस विद जॉन डन इन दिस रिगार्ड, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटर्स। बाकी आप थोड़ा खुद पढ़ के देखना इसको, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ओके, आज के लिए बहुत है इतना।